नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। खास ये कार्यक्रम इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से, जिस खासियत के साथ अपनी कूटनीति और रणनीति की दिशा और दशा तय की है, दुनिया के तमाम वो मुल्क जिनके लिए कहा जाता था कि वो भारत के साथ संबंध को मधुर बनाने में कुछ सोचते हैं, लेकिन नहीं, अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। हम यूएई का जिक्र करेंगे, जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्तमान सरकार की कूटनीति और रणनीति का इतना ज्यादा प्रभाव उस पर पड़ा है कि सीधे तौर पर यूएई की तरफ से एक के बाद एक जो भारत के दुश्मन हैं, वो भारत को सौंपे जा रहे हैं। ये बड़ी उपलब्धि हासिल की है भारत ने, भारत सरकार ने, और साथ ही साथ यूएई ने अपनी दोस्ती इस बात को, इस कदम को उठाकर और ज्यादा मजबूत कर दी है, जहां पर भारत लगातार आतंकवाद से लड़ने के विरुद्ध एक प्रणेता बनकर उभरा। आतंकवाद की लड़ाई में उसने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई। वो फिर चाहे आतंकवादी हो या आर्थिक भगोड़े हो, दोनों ही देश के दुश्मन हैं और देश के दुश्मनों को भारत नहीं छोड़ेगा। भारत ने अपनी तमाम नीतियों के जरिए ये प्रस्तुत कर दिया है वैश्विक पटल पर, और यही वजह है कि वैश्विक पटल पर दुनिया भर के तमाम देश भारत के साथ आकर खड़े हो गए हैं। एक बार फिर से यूएई ने भी इसी संदर्भ में बड़ा साथ निभाया है। दरअसल इस बार यूएई ने पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के सदस्य निसार अहमद तांत्रे को भारत को सौंप दिया है। ये वही आतंकी है जिसने दिसंबर 2017 में 30 और 31 दिसंबर की वो रात थी, वो भयानक रात जब सीआरपीएफ के कैंप पर हमला किया गया था, जिसमें 5 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए थे। इसके बाद सुरक्षा बलों ने 3 हमलावरों को मार गिराया था। निसार अहमद तांत्रे, जिसकी लगातार भारत सरकार जिसे पकड़ने के लिए लगातार बड़ी कोशिशें कर रही थी। निसार अहमद तांत्रे जो लगातार दुनिया के अलग अलग देशों में, खासतौर से सऊदी अरब में जिसने पनाह ले रखी थी, आखिरकार सऊदी अरब की सरकार की तरफ से भारत की कूटनीति का जो एक दबाव पड़ा है उन सऊदी अरब की तरफ से, अब निसार अहमद तांत्रे को भारत सौंप दिया गया है। जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि भारत अपनी कूटनीतिक दिशा और दशा को जिस तरह से लेकर आगे बढ़ रहा है, वो दिन दूर नहीं कि दुनिया भर के वो तमाम जो देश है जहां पर आतंकवादी छिपे हुए हैं, जहां पर भारत के दुश्मन छिपे हुए हैं, वो यूएई के तरह ही तमाम दुश्मनों को भारत को सौंपेगा। हालांकि इन सबके बीच यहाँ ये बताना जरूरी हो जाता है कि निसार, जिसे विशेष विमान से दिल्ली ले आया गया है, यहाँ लाकर उसे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को सौंप भी दिया गया है। यूएई और भारत का ये जो साथ कदम है वो काफी महत्वपूर्ण है। दोनों ही देश आतंकवाद के खतरे से प्रभावशाली ढंग से निपटना चाहते हैं। दोनों ने ही इस पर सहमति दर्ज करा दी है और इन सबके बीच सभी जो संभव दबाव बढ़ाने पर भी दोनों देशों के बीच आपसी सहमति बनी है। संभव दबाव आतंकवाद को खत्म करने के लिए दुनिया भर के उन तमाम लोगों पर, उन तमाम मुल्कों पर, उन तमाम संगठनों पर जो आतंकवादियों के पनाहगार बने हुए हैं। इसके अलावा आतंकवाद का इंफ्रास्ट्रक्चर नष्ट करने और इसको समर्थन समाप्त करने के लिए भी काउंटर टेररिज्म हो या साइबर सिक्योरिटी हो, कोस्टल सिक्योरिटी हो, तमाम क्षेत्रों में सहयोग पर भी यूएई और भारत के बीच एक बड़ी सहमति बनी हुई है। हमारे साथ इस वक्त जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट ग्रुप कैप्टन वीएन झा साहब जुड़ रहे हैं। कैप्टन साहब, बहुत बहुत स्वागत है। और अच्छी खबर है ये कि एक और दुश्मन जिसकी तलाश भारत को थी, आज उसे भी सौंप दिया गया। भारत सरकार की ये कितनी बड़ी जीत मानी जाए? ये तो बहुत ही बड़ी जो डिप्लोमेटिक विन है, ये उसको कंसिडर किया गया है। क्योंकि अभी तक देखिए, जितने भी ये नामी गिरामी जो टेररिस्ट थे या उसके हेल्पर्स थे या इस तरह के जितने भी लोग थे, इनका डिपोर्टेशन अभी तक कहीं से ऐसे नहीं हुआ था जिस तरह से अभी हो रहा है। और अगर आप देखें तो मोदी सरकार का और सुषमा जी का जो विदेश नीति जो इनकी रही है, ये बहुत ही जोरदार रही है। कोई भी शायद इमेजिन नहीं कर सकता था कि क्रिश्चियन मिशेल ये यहाँ पे आएगा। वो आया, दूसरा आया, तीसरा आया, और अभी देखिए ये सब एक एक करके आ रहे हैं। मैं तो यही शॉर्ट में आपको कहूंगा कि विदेश नीति में ये जो मोदी सरकार का जो ये विन है, ये बहुत ही अप्रत्याशित विन है।
जब नीतियों की बात होती है, नीति ही होती है जो किसी भी देश की दिशा और दशा को तय करती है। अगर हम बीती सालों की बात करें, हम बीती सरकारों की बात करें, क्योंकि ये जो दुश्मनों की फहरिस्त है ये हम अभी से नहीं तैयार है, अभी बहुत लंबी फहरिस्त तैयार है। हम कई सालों से ऐसे दुश्मनों को पकड़ने के लिए, उनको धर दबोचने के लिए प्रक्रियाएं अपना रहे हैं, लेकिन उन प्रक्रियाओं में सफलता नहीं मिल पा रही थी। वो कौन सा टर्निंग पॉइंट आप देख पाते हैं जो वर्तमान सरकार ने अपनाया और उसके बाद इतनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां हमारे हाथ लग रही हैं? झा साहब, ये देखिए इसमें दरअसल एक सस्टेन्ड प्रेशर है। अगर आप देखें पिछले लगभग 1.5 या 2 साल है, तो इस 2 साल में जो सरकार की जो नीति रही है, जो यूएई से जो इनका संबंध रहा है, बहुत ही नजदीकी संबंध रहा है। और ये एक बार नहीं हो रहा है और एक ही मसले पे नहीं हो रहा है। डिप्लोमेटिक फ्रंट में जो एक देश का दूसरे देश से जितनी भी तरह के संबंध हो सकते हैं, जो भी आप इमेजिन कर सकते हैं, वो सब हो रहे हैं। तो इसलिए इसको आप मामूली ना समझें और यही खत्म नहीं होने वाला है। अगर सरकार की नीति ऐसी ही रही तो बहुत सारे जो मछलियां हैं, बड़ी बड़ी मछलियां जो हैं, जो टेररिज्म के जो मछलियां हैं, ये सब वहां से निकल के आएंगी और इसका नतीजा हम लोग साथ साथ देख रहे हैं। ये बहुत ही बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है हमारी। अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये हमारी बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है और जिस तरह से सरकार काम कर रही है ये अच्छी तस्वीरें हमारे बीच आ रही है। लेकिन एक सवाल जो जहन में इस वक्त भी आता है कि एक तरफ तो हम ये देख रहे हैं कि संयुक्त अरब अमीरात लगातार भारत के साथ सहयोग देते हुए उन तमाम आतंकवादियों को और दुश्मनों को पकड़ने में और भारत को सौंपने में एक बहुत मददगार कदम उठा भी रहा है और सहयोगी बना हुआ है। लेकिन ये भी नहीं छिपा है, कई बार ये कहा जाता है कि आतंक को जो फंडिंग होती है, उसका जो एक मैप तैयार होता है, उसका जो रूट तैयार होता है, वो भी यूएई से होकर गुजरता है। क्या अब नहीं लगता कि इस दिशा में भी भारत को यूएई से बात करनी चाहिए? क्योंकि अगर फंडिंग नहीं होगी तो शायद आतंक को जो पालने पोसने के लिए जो खाद और बीज मिलता है, खाद पानी मिलता है, जब वही बंद हो जाएगा तो शायद आतंक को खत्म करने में और ज्यादा आसानी होगी। लालू जी देखिए, ये एक बहुत ही जटिल मसला है। आप जानते हैं आज पूरे दुनिया में ये जो सुन्नी आधारित जो एक टेररिज्म चला हुआ है, चाहे वो अलकायदा हो, चाहे वो जैश हो, चाहे वो अभी जैसे दाइश था, अभी ये तो जितने भी ये सारे हैं, इन सबों में जो सुन्नी बहुल स्टेट्स हैं, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, चाहे यूएई हो, चाहे और कोई हो, तो फंडिंग तो जारी है। और ये फंडिंग जारी है, वो ये आज की बात नहीं है। मतलब आप जानते होंगे कि मुस्लिम तंजीम में ये ऐसा होता है कि ये रिलीजियस पर्पस के लिए ये फंडिंग एक जगह से दूसरी जगह जाती है और ये सदियों से चली आ रही हैं, ये आज की बात नहीं है। तो अब इसमें जो अभी सऊदी अरेबिया भी हमारे साथ में काफी फ्रेंडली स्टेट है, ये भी काफी फ्रेंडली स्टेट है। लेकिन आपने देखा होगा जब सऊदी के जो यहाँ पे प्रिंस आए हुए थे, उन्होंने ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं दिया हुआ कि जिसमें डायरेक्टली जो इनकी फंडिंग होती है या जो सुन्नी बेस्ड टेररिज्म का जो गढ़ है, जो उसका जो खाद पानी दिया था जहाँ से इसकी नर्सरिंग होती है, उस नर्सरिंग पे अंकुश लगाने की अभी तक वो उन्होंने किसी ने कमिटमेंट नहीं की है। अभी सऊदी अरेबिया जो है वो यमन से लगा हुआ है, यमन का ईरान से अगर लिंक है या नहीं है गॉड नोज, लेकिन ये शिया सुन्नी के बीच में जो ये अभी दुनिया में एक बहुत बड़ा ये खतरे का खेल हो रहा है, आतंक का खेल हो रहा है, इसको कहीं न कहीं तो खत्म होना पड़ेगा। अभी ये शुरुआत है। देखिए अभी इंडिया का, जिसको मोदी जी को लोग कहते थे कि ये इस्लाम विरुद्ध है, ये मुसलमानों के खिलाफ है, लेकिन मोदी जी का ही पहला ऐसा गवर्नमेंट है जहाँ पे ये बड़ी बड़ी मछलियां यूएई से आ रही हैं और जो स्टेट टू स्टेट जो रिलेशनशिप है हमारा, वो इतना प्रगाढ़ है कि कोई भी हमारा साथ देने के लिए भी तैयार है, चाहे वो यूएई हो, चाहे वो इसराइल, चाहे पैलेस्टाइन हो, कोई भी सारे स्टेट से अभी जो हमारा डिप्लोमेटिक रिलेशन है, थैंक्स टू मोदी गवर्नमेंट एंड थैंक्स टू सुषमा जी, कि ये ऐसा अभी माहौल बना हुआ है। अब चलिए भगवान से हम दुआ करेंगे कि कल को ये जो खाद पानी जो मिल रहा है इन स्टेट से, जो तंजीम जो है इससे फंडिंग मिल रही है, शायद इस पर भी अंकुश लगे। बिल्कुल आपने सही कहा कि इस पर अंकुश लगे, लेकिन सर यहाँ पे आपने प्रिंस का जिक्र किया था।
हमने ये देखा था कि जब सऊदी प्रिंस का दौरा हुआ था तो वो पाकिस्तान गए। पहले उन्होंने पाकिस्तान जाने के लिए इनकार किया, लेकिन फिर वो पाकिस्तान जाते हैं। फिर पाकिस्तान से अगर इंडिया आने की बात होती है तो भारत ने कड़ा विरोध दर्ज कराया था कि आप डायरेक्ट नहीं आएंगे, इसलिए उन्होंने अपना रूट चेंज किया। भारत आने के बावजूद भी एक कम्युनिकेशन की जो बात हो रही थी, जिसमें सीधे तौर पर भारत ये बताने की, ये अपनी बात स्पष्ट रूप से रख चुका था कि भारत आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाता रहा है और अपनाएगा। और पाकिस्तान अगर इस बात को नहीं समझ पा रहा है तो हमारे जो एक्शंस हैं, उसे चाहे आप रिटेलिएशन माने या फिर हमारे जो दूसरे स्ट्रांग कूटनीतिक एक्शंस थे उसके तहत अगर आप तस्वीर देखते हैं तो हम उस पर कायम रहेंगे। इन सबके बीच हमने ये देखा था कि सऊदी ने ये बात तो कही कि आतंकवाद की लड़ाई में वो साथ खड़े हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान को लेकर किसी भी तरीके का कोई स्टेटमेंट नहीं दिया गया था। तो ऐसे में हम क्या, ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं कि यूएई तमाम दुश्मनों को सौंप रहा है, पाकिस्तान को लेकर जो एक स्ट्रैटेजी हम बनाने की बात कर रहे हैं, अपनाने की बात कर रहे हैं, क्या यूएई कभी उसे अपना पाएगा? क्या वहां पर यूएई का एक वेस्टर्न इंटरेस्ट नहीं हो जाता? लावनी जी, इस पे थोड़ा सा आपको ब्रॉड माइंडेड होने की जरूरत पड़ेगी और ब्रॉड विजन रखने की जरूरत पड़ेगी। देखिए, ये जो इस्लाम है, ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स रिलीजन है। इसके अंदर में 73 डिफरेंट सेक्ट्स हैं और इनका आपस में भी उतना ही लड़ाई है जितना किसी और से है। अब ये जो हो गई, ये तो आइडियोलॉजी वाली बात हो जाती है, क्योंकि ये सऊदी अरेबिया, यूएई और भी कुछ स्टेट्स हैं जो कि जिनका की नाम अभी हम नहीं लेना चाहेंगे, ये सब इनकी फंडिंग जा रही है। जो भी जितने भी ये सुन्नी बेस्ड तंजीम हैं, इनको इनकी फंडिंग जा रही है। अब आगे कैसे बंद होगा, ये देखने वाली बात है। लेकिन अभी हम लोगों को घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सदियों से चला रहा है। ये इंडिया पाकिस्तान का रिलेशनशिप नहीं है। ये जिस दिन से ये जितने भी सुन्नी और शिया का जो फॉर्मेशन हुआ था, उन्हीं दिनों से इनकी आपसी रंज जो है उन्हीं दिनों से चल रही है। तो इनका जो जितना खाद पानी जा रहा है अपने सेक्ट ऑफ इस्लाम को बचाने के लिए या उनको हेल्प करने के लिए, ये अभी तुरंत तो अंकुश नहीं लगेगा। हाँ, भारतीय नीति जो है वो बहुत स्पष्ट है कि पाकिस्तान के अगेंस्ट हम टेरर और टॉक दोनों साथ साथ नहीं हो सकती, ये भी बिल्कुल सच है। और अभी जो मोदी जी ने करके दिखाया हुआ है कि अगर तुम हम पे प्रहार करोगे तो हम तुम्हारे अंदर में घुस के प्रहार करेंगे, ये एक बहुत बड़ी चीज हुई है, जिसके चलते कि पाकिस्तान को अपनी विदेश नीति भारत के खिलाफ उसको रिव्यू करना पड़ेगा, उसको चेंज करना पड़ेगा। अब सर, आप कह रहे हैं कि वो रिव्यू करेगा, वो चेंज करेगा, लेकिन वो रिव्यू करेगा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान से अगर हम ये उम्मीद रखते हैं तो हम खुद से ये बेईमानी कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की फितरत में, पाकिस्तान की डीएनए में ही नहीं है कि वो अपनी किसी पॉलिसी में या भारत विरोधी एजेंडे में वो कभी लाए और सुधर जाए। हाँ, इतना जरूर है कि यूएई को लेकर जो एक अच्छी तस्वीर सामने आ रही है, जो एक सहयोग और साझे की तस्वीर सामने आ रही है, जिसमें लगातार यूएई हमारे दुश्मनों को, भारत को सौंप रहा है, हम उम्मीद करते हैं कि यूएई में खास तौर से यूएई की तरफ से जो फंडिंग आतंक को होती है, आतंकवादियों को होती है, उस दिशा में भी अब संयुक्त अरब अमीरात सोचते हुए एक बड़ा कदम उठाएगा। और जैसा हम कह रहे हैं कि अगर ये बड़ा कदम उठाया जाता है, आतंकवादियों को खाद पानी नहीं मिलता है, तो निश्चित रूप से आतंकवाद की इस लड़ाई में भारत की एक बड़ी जीत आगे सुनिश्चित हो भी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया वीएन झा साहब, हमें समय देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम खासतौर से जरा आपको दिखाते भी हैं कि यूएई ने किस तरह से और कितने आतंकियों को भारत को अब तक सौंपा हुआ है, हम इसका जिक्र भी यहां करते हैं। दरअसल यूएई ने भगोड़ों को भारत को सौंपा है, जिसमें खासतौर से ऑगस्टा वेस्टलैंड आरोपी क्रिश्चियन मिशेल का नाम सामने आएगा। इसके अलावा जो कथित दलाल इस पूरी प्रक्रिया में शामिल था, दीपक तलवार, इसे भी यूएई ने भारत को सौंपा है। आईएसआईएस के कई समर्थकों को ऑलरेडी उन पर ढकेल कसने के लिए यूएई काम कर रहा है और भारत को आईएसआईएस के कई समर्थक सौंप भी चुका है। इंडियन मुजाहिदीन आतंकी अब्दुल वाहिद सिद्दी बापा को भी भारत को सौंपा गया था और 1993 मुंबई ब्लास्ट के आरोपी फारूक टकला को भी यूएई की तरफ से भारत को सौंपा गया था, जो ये दर्शाता है कि यूएई भारत के साथ साझा सहयोग की उम्मीद रखता है, साझा विकास की राह पर चलना चाहता है। और ये अच्छे रिश्ते तभी मजबूत होते हैं जब आतंकवाद को अपनी जमीन से हटाने के लिए एक बड़ा कदम उठाने की पहल में संयुक्त अरब अमीरात भी भारत के साथ सामने आकर
खड़ा हो जाता है। ये अच्छी तस्वीर और बड़ी तस्वीर के रूप में उभरे, ऐसी उम्मीद देश करता है। और क्योंकि चुनावी बयार बह रही है और ऐसे में कई नेता दल बदल रहे हैं, इन सबके बीच खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कई राजनीतिक पार्टियों के जो नेता हैं वो प्रभावित नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि तमाम विभिन्न पार्टियों से निकलकर वो बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। इसी कड़ी में खासतौर से राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के शिवराज सिंह जी ने बीजेपी का दामन थाम लिया है, क्योंकि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किए गए कार्यों पर ज्यादा भरोसा नजर आ रहा है। और ये भरोसा किस तरीके से वो बीजेपी पर जता रहे हैं, उनसे बात की है संवाददाता सौरभ तिवारी ने। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से मुंह भंग क्यों हो गया आपका? नहीं, मैं आपको पूरा बता दूं कि उपेंद्र कुशवाहा जी का एनडीए से मोह भंग हुआ है। मैं एनडीए में अपना पूरा जीवन लगभग 2 दशक से ज्यादा मैंने एनडीए में लगाया था और उपेंद्र कुशवाहा जी का मोह भंग हुआ एनडीए से। मेरा एनडीए से मोह भंग नहीं हुआ है। मैंने दल तो बदला है, मैंने गठबंधन नहीं बदला है। 2020 में उपेंद्र कुशवाहा मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? मैं उस पर क्या कह सकता हूं। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि उपेंद्र कुशवाहा जी मेरे बड़े भाई की तरह हैं। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं व्यक्तिगत रूप से और मैं हमेशा उनसे संपर्क में रहता हूं रेगुलर बेसिस पर। लेकिन एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा, आपके चैनल के माध्यम से सभी को मैं कहना चाहूंगा, सभी लोगों को बताना चाहूंगा, खास करके बिहार के लोगों को, कि माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को जो मान सम्मान, जो पद एनडीए में मिला, वो अब तक तो उनके कैरियर में कहीं नहीं मिला। तो मैं चाहता हूं कि मैं व्यक्तिगत रूप से उनके छोटे भाई के नाते मैं चाहता हूं कि उनका मान सम्मान जहां भी रहे वहां बना रहे। हमें उससे कोई गुरेज नहीं है। किन शर्तों पर आप शामिल हुए बीजेपी में? मैं पहले भी जहां भी रहा किसी शर्त पे नहीं रहा, मैं अब भी हूं किसी शर्त पे नहीं हूं। मैं इस भावना से जुड़ा हूं कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है, और मैं इस भावना से जुड़ा हूं कि इस देश की बर्बादी की दास्तान जो लगभग 500 साल चली, उसको यू टर्न के मोड में लाया है किसी ने, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने लाया है। और मैं इसी भावना के साथ जुड़ा हूं। भारत लगभग 500 साल पहले एक समृद्ध, शक्तिशाली और वैभवशाली देश के रूप में जाना जाता था दुनिया के क्षितिज पर। उसकी बर्बादी की दास्तान शुरू होती है 16वीं शताब्दी से, बाबर के आने के बाद, और वही बर्बादी चलती रही और कांग्रेस ने भी उसी मुहिम को आगे बढ़ाया। उस पर अगर रोक लगाने का काम किसी ने किया है सबसे मजबूती से, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है। और जो बर्बादी हुई थी, जो विनाश हुआ था, उसको विकास के रास्ते पर लाने का जो काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है, अमित शाह जी ने किया है, मैं उस पथ पर रहने के लिए किसी शर्त से नहीं, बिना शर्त आया हूं और जीवन भर इसी पथ पर रहूंगा। ये शिवराज सिंह साहब थे, उन्होंने कहा है कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है, मोदी की नीतियों से प्रभावित होकर ये पार्टी में शामिल हुए हैं। कैमरामैन रोहित पार्टी के साथ सौरभ तिवारी, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। और इधर राम सकल गुर्जर का भी मोह भंग हो गया है अखिलेश यादव से। समाजवादी पार्टी के लीडर हैं और समाजवादी पार्टी से अपनी राजनीति करते रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने भी ये मान लिया है कि मोदी हैं तो मुमकिन है, और यही वजह है कि राम सकल गुर्जर भी अब एसपी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। उनकी राय भी जानी है संवाददाता सौरभ तिवारी। और मुलायम के करीबी रहे राम सकल गुर्जर आज समाजवादी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले आपने सपा को झटका दे दिया है। नहीं, मैं तो केवल भारतीय जनता पार्टी में आज मैं आभारी हूँ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और सभी नेतृत्व का कि उन्होंने मुझे भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कराया। और मैं पूरी मेहनत से, लगन से भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम करूंगा। इसलिए करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है देश में जिसने पूरे दुनिया में भारत का मान सम्मान बढ़ाया है, पूरे देश का सम्मान सर ऊंचा किया है। तो मुझे लगा कि मुझ जैसे एक नागरिक को भारतीय जनता पार्टी सदस्यता लेकर के देश सेवा में लगना चाहिए, ऐसा मेरे मानना है। ये कुछ लोग भी कह रहे हैं कि आप मौका परस्त हैं, आपका एमएलसी बनाया गया, मंत्री बनाया गया, अब वो खत्म हो गया था, भाजपा में शामिल हो गए। आप ये कैसे कहेंगे? मैं 30 वर्ष से समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता हूँ और 30 वर्ष की मेरी सेवाओं का पता कर लेना पहले किसी आदमी से, किसी कार्यकर्ता से, कहीं भी, और उसको पता करना 30 वर्ष में मैंने जो काम किया है शायद ही समाजवादी पार्टी किसी कार्यकर्ता ने काम किया हो। लेकिन आज के बाद मैं भारतीय जनता पार्टी के पूरी ताकत के साथ, पूरे तन मन से साथ भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम करूंगा। मैं आज के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हूँ, उनको मजबूत करने का काम करूंगा। धन्यवाद। तो ये राम सकल गुर्जर साहब थे जो अखिलेश सरकार में मंत्री थे, लेकिन आज अखिलेश से उनका मोह भंग हो गया है और बीजेपी में शामिल हुए हैं। कैमरामैन रोहित पार्टी के साथ सौरभ तिवारी, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली।